मैं हूं फ़हीम मलिक। आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम मौजूद है रावलपिंडी प्रेस क्लब कैंप ऑफिस में, जहां पे एक्स मैन सोसाइटी के सदर जनरल कयूम मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हंगामी। देखते हैं वो क्या कहते हैं जी। हैं और माशाल्लाह बड़ी खिदमात हैं। इसी तरह जुल्फ़कार शाहीन साहब ब्रिगेडियर हैं, हर वक्त कमिटेड रहते हैं। और कर्नल तारिक हैं और हमारे मीडिया एडवाइज़र और मीडिया कोऑर्डिनेटर जो हैं वो अजीज़ अमान साहब हैं। देखें, ये जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, ये सबको पता होनी चाहिए कि ये एक NGO है और जो रजिस्टर हुई थी 1991 में। और काइंडली देखें कि इसकी कोई प्रिविलेज और पर्क नहीं है कि इस सदर को कोई तनख्वाह मिलती हो या कोई फंड्स मिलते हों या हमें कोई किसी किस्म की भी कोई फाइनेंशियल हेल्प हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बुनियादी तौर पे जो हमारे आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हैं, सेकंड लाइन फोर्सेस के रिटायर्ड लोग, पेंशनर, और हमारे सिविलियन भाई जो दफाई अदारों के अंदर, प्रोडक्शन के अदारों के अंदर, मसलन POF है, मसलन HIT है, मसलन PMO है, इनमें से रिटायर होने के बाद उनके अगर कोई मसाइल हैं तो उनको हल किया जाए। अभी आप देखें कि ये दफाई अदारों में वो लोग जिनको डिफेंस से पैसा, तनख्वाहें मिलती रहीं या पेंशन मिलती रहीं, उनका भी बड़ी कैजुअल्टीज़ होती रही। आपको याद है कि 2008 में POF के गेट के ऊपर जब मजदूर बाहर निकले साइकिलों के ऊपर, तो वहाँ 2 धमाके हुए और 81 मजदूर बेचारे, फोरमैन, चार्जमैन, जिनकी अपनी फैमिलीज का मसला, उनके पेरेंट्स का, वो वहाँ लुकमा अजल बने। वो 2 दहशतगर्द वहाँ थे और उनके फिर पीछे लवाकिन का क्या हो रहा है, उनको क्या सिला मिला। इसी तरह POF में मुझे, चूँकि मैं चेयरमैन भी वहाँ रहा, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में मेरे आने के बाद भी एक धमाका हुआ, कुछ लोग वहाँ शहीद हो गए और बाकी जगहों के ऊपर भी होते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अदारा ये देखे कि कहीं किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, किसी के हकूक सल्ब तो नहीं हो रहे, और फिर हम एक मीडिएटर के तौर पे उन चीज़ों को उठाते हैं और कंसर्न लोगों के सामने रख देते हैं कि इनकी मदद करें। और ये एक रियाजत और बंदगी से काम नहीं। वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये ऑनेस्ट टू गॉड, ये जो पेस की ड्यूटी है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की, ये बेलो से खिदमत है, अबव पॉलिटिक्स, अबव पर्सनल एंड्स हमारा वो कोई नहीं है। तो एक तो मैंने ये बात बतानी थी। दूसरा, मैं चंद चीज़ें बताऊंगा इसके बाद आपके। और ये मैंने कहा कि ये एक गैर सियासी फोरम है, एब्सोल्युटली। तीसरा, मैंने ये कहा कि पिछले चंद माह में मैं लाहौर में गया, सिंध में कराची में गया, कश्मीर में मुजफ्फराबाद में गया, ऑन माई ओन एक्सपेंसेस। एंड यू नो, आज के दौर के अंदर ये मूवमेंट्स का इन्वॉल्व करना, अकोमोडेशन अरेंज करना कितना, और ये किस लिए गए, ताकि इन लोगों के मसाइल को सुना जाए और देखा जाए कि क्या है और उसको आगे पहुंचाया जाए। ये काम होता रहा। और चूंकि एक्स सर्विसमैन जो हैं वो इस मुआशरे में रहते हैं, हमें अफेक्ट करता है आपका मुल्की हालात भी और खित्ते के हालात भी, डेफिनेटली। देयरफॉर हम कंसर्न रहते हैं कि अगर कौमी सलामती पे कोई चीज़ हमला आवर होती है तो पाकिस्तान नहीं है तो किधर है एक्स सर्विसमैन, और किधर है पॉलिटिकल पार्टीज, और किधर है प्रेस के, मीडिया के सेंटर्स। एक्सक्यूज मी। तो इसलिए हमने अभी मसलन जब मैं लाहौर में हम गए तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी जो है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, वहाँ हमने एक सेमिनार कराया कश्मीर पे। और उसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी थे और 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी थे। और मुझे खुशी है कि दे ऑनर्ड अस विद देयर प्रेजेंस। कराई वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की थी, और ये बताने के लिए कि कश्मीर के मसले को कैसे यूथ को थोड़ा सा हम एक्टिवेट, सेंसिटाइज करते हैं कि क्या करें ताकि हमारा अमन बन जाए, अमन का गहवारा हो पाकिस्तान भी और ये खिता भी, और कैजुअल्टीज ना हो और फिर लोग एक्स सर्विसमैन ना बन जाएं, ताकि अफवाज पाकिस्तान में थोड़े लोग हों और जो थोड़े रिटायर हों उनका भी लुक आफ्टर हो सके। इसके बाद हमने, ये तो लाहौर में था। फिर जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम वलादत पे अभी हाल ही में हमने एक लाहौर में बहुत अच्छा, बड़ा शानदार किस्म का प्रोग्राम लाहौर PC में किया, जिसके अंदर हमें तावन था मीर खलील रहमान की जो सोसाइटी है उनका भी,
और गवर्नर लाहौर अपने पंजाब के ने उसकी सदारत की, और वहाँ हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात को आगे किया ताकि यूथ जो है, नई नस्ल, वो देखे कि वो क्या सोच रहे थे और हमें कहाँ चलना है। इसी तरह फिर ऐवान कायद आज़म एक है लाहौर में, ये ठोकर नियाज बेग के पास, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मजीद नज़ामी साहब के टाइम पे ये बना था। मैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मेंबर हूँ। नज़रिया पाकिस्तान का जो अदारा नज़रिया पाकिस्तान है, तो मुझे वो बुलाते हैं, मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया वहाँ, और फ़लस्तीन पे हमने बात की। क्योंकि पैलेस्टाइन में भी जो कुछ हो रहा है हमें अफेक्ट इसलिए करता है कि जब नतनयाहू से किसी ने पूछा कि आपके बड़े दुश्मन कौन है दो, तो उसने कहा एक ईरान है, एक पाकिस्तान है। तो वो अभी, और जब जब भी हमारी इंडिया के साथ कोई स्क्रमिश हुई है तो इजरायली पायलट्स भी, इजरायली ट्रुप्स भी, इजरायली जो ट्रुप्स तो नहीं, पायलट्स और इक्विपमेंट वो इस्तेमाल होता रहा कश्मीर के अंदर, तो वो भी हमारे दुश्मन है, और हमें इसलिए तो दैट इज़ वाई हम करते रहे। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 13 जनवरी को, अगले सैटरडे को, हम एक सेमिनार कर रहे हैं यहाँ शालीमार होटल जो पीसी के साथ है, और उसमें है कि रोल ऑफ यूथ इन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कौमी यकजहती के अंदर नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहिए। और उसमें हमने इनवाइट किया है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, लड़कियां, लड़के, और पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के बच्चे, और यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के लोग, वो होंगे, और उनसे हम सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं, और हम अपनी तरफ से अपनी हम्बल, जो मेरे अपना तजर्बा एक ज़िंदगी का है, उस पर उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को अगर हमने इस टर्माइल से आगे लेके जाना है तो हमें क्या करना चाहिए। ये करने के बाद मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी के हमले हुए हैं वो उनको बहुत ही उसकी मज़म्मत करती है, पूरी कौम उसकी मज़म्मत करती है। और मैं आपके सामने रखना चाहता था कि 2023 में तकरीबन हमारे 83 हमले हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के। 2023 में ज़्यादा जुलाई में थे, मई में भी थे, इंक्लूडिंग ये 9 मई वाला इशू जो था, ये भी एक दहशतगर्दी के खाते में आता है। दिसंबर में कम थे, 4 थे या 2 थे मेरे ख्याल है। लेकिन इन 83 हमलों में 500 सिविलियन शहीद हुए और 265 फौजी शहीद हुए, जो हमारी किसी एक जंग में भी इतने ज़्यादा शहीद नहीं हुए। तो आप ये देखें कि ट्रेंड सोल्जर्स का कितना बड़ा लॉस है। और इसके अलावा 185 पुलिस के मुलाजमीन तो सिर्फ केपी में इनकी नज़र हुए इस दहशतगर्दी की। तो हमें इसका फ़िक्र है, और हम एक्स सर्विसमैन सोसाइटी वाले और पूरी कौम की आवाज़ बन के इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और हम ये कहते हैं कि इसके पीछे कौन है। टीटीपी, टीजेपी और इस्लामिक स्टेट जो है ये ऑफ खुरासान के अलावा बलूचिस्तान के बहुत से लोग जो BLA के मेंबर हैं और दहशतगर्द तंजीमों में, और वहाँ गाड़ियों से उतार के पंजाबियों को और दूसरे सूबे वाले लोगों को कत्ल करते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं, हमारे सेकंड लाइन फोर्सेस के FCs के लोगों को शहीद करते हैं और नफ़रत फैलाते हैं। तो ये वो लोग उनके पीछे। इसी तरह एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है इसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान के अंदर जो हालिया शर्मनाक धमाके हुए हैं उनके भी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। आपको पता है वहाँ 2 धमाके हुए जिनके अंदर 84 लोग शहीद हुए और 284 ज़ख्मी हुए, और इसकी भी हम सारे पुरजोर मज़म्मत करते हैं। क्योंकि हमारे ख़ित्ते में अमन नहीं होगा तो ये शोले जो दहशतगर्दी के लपेट में पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, तो इससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसके पीछे अभी ISIS ने अपनी कहा है कि हम इसके पीछे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ISIS किसने बनाया है, उसको इस्तेमाल किसने किया है, सीरिया में वो इसको कैसे इस्तेमाल हुआ, वहाँ ये जो आपके लिबिया में, यमन में, आगे पीछे उनको कौन फंड देता है, कौन इस्तेमाल करता है। तो इसलिए ये भी एक अंदोनाक किस्म की सिचुएशन है जो कि हमें मुश्किलात की तरफ लेके जा सकती है। लास्टली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीर में
मोदी के ये जो हैं क़यादत RSS की, जिसकी मोदी क़यादत कर रहे हैं, उसके जुल्म सितम की भी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ये तकरीबन 35 से 40 लाख लोग कौम की एक आवाज़ बन के हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है और हमारी हमदर्दियाँ अपनी हुकूमत के साथ हैं जो इखलाकी और पॉलिटिकल सपोर्ट दे रही है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो उसकी पजीराई नहीं हो रही उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिसने गुजरात में भी मुसलमानों के 2000 मुसलमानों को जलाया था जिंदा, और नेतन्याहू जिसके हाथ तो अभी ये होलोकॉस्ट से भी ज़्यादा दर्दनाक सीन को ले गए। पाकिस्तान की ये दुनिया की तारीख में इतने जुल्म नहीं हुआ जितना भी फ़लस्तीन में हुआ। तो हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों को ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम्स के खिलाफ उनको मुकदमात चलने चाहिए। अभी कुछ लोग गए हुए हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसकी हियरिंग भी हुई है, लेकिन चूंकि वेस्ट बदनीयत है, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, हम अपने के लिए और गैर के लिए और, तो वो मतलब अभी हमें पता है क्या। लास्ट 2 पॉइंट्स में बड़ा अच्छी तरीके से अजीज़ अमान साहब ने हाईलाइट किया है कि हम अपनी फ़ौज, पाकिस्तान की जो फ़ौज है आर्म फोर्सेस, हम सेकंड लाइन फोर्सेस, हम अपनी दफाई पैदावार जिसके मैं आपके HIT के, POF के, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, PMO और इस जैसे और सारे अदारे जो दफाई सामान को तैयार करते हैं और उनका बजट डिफेंस से पेंशनें मिलती हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, इसलिए कि वो हुकूमत वक्त से और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इन अदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ और इन अदारों के ऊपर कीचड़ उछालने वालों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। आप इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आप देखें ये लोग जो हमारी फ़ौज को निशाने पे रखते हैं, बखुदा ये हमारी कौमी सलामती पे हमलावर है। मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज में या अदारों में सारे लोग फरिश्ते हैं या हम गलतियां नहीं करते होंगे, गलतियां होती हैं, वहाँ कोर्ट मार्शल भी होते हैं, लोगों को घरों में भेजा जाता है, सजाए मौत भी होती है। एक मेजर का केस था सिंध के अंदर, टंडू आदम खेल में या कहीं, और उसकी गलती से कुछ लोग हलाक हो गए जब ये डकाइट्स का ऑपरेशन हो रहा था, तो उस मेजर को सजाए मौत हुई और एग्जीक्यूट हुआ, चूंकि वो बच्चे जो थे वो बेगुनाह थे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा निज़ाम है अपना, लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठ के ऐसी डायरेक्ट अटैक करते हैं जो शर्मनाक है, और आज तक मेरे ख्याल है दुनिया में किसी ने फौज के खिलाफ इस तरह की बात नहीं की। तो हम ये चाहते हैं कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, पाकिस्तान में लाया जाए जो बाहर हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल्स हैं, ये जो कुछ तो एक्स सर्विसमैनों के लिबादे में कुछ लोगों ने हरकत शुरू की हुई है, और कुछ और लोग हैं जो अंदर से लोगों को भड़काते हैं, और फौज के अंदर और एक्स सर्विसमैनों के अंदर और हमारी कौम के अंदर एक नफरत पैदा करते हैं जो कि फौज के खिलाफ वो पैदा की गई है, ये गलत है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ये भी समझती है कि आज हमारे दहशत गर्दी के अलावा सबसे बड़ा मसला जो है वो मुआशी बदहाली है, और यही एक रियलिटी है। और मुआशी बदहाली में क्या है, जिनमें महंगाई है, रुपए की कदर में कमी की वजह है, महदूद बैरूनी करेंसी के हमारे ज़खायर हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, बेरोज़गारी है, गर्दिशी कर्जे की लानत है जिसको हुकूमतों को ख़त्म करना चाहिए, और ये नालायकी की वजह से ख़त्म नहीं हुए बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, इसको ख़त्म करें। और हुकूमत की निगरानी में चलने वाले जो अदारे हैं, मसलन स्टील मिल है जिसका मैं भी चेयरमैन रहा, और खुदा के करम से मेरे दौर में स्टील मिल ने सारे कर्जे उतारे और स्टील मिल ने 18 अरब का प्रॉफिट लिया। $1 किसी का पे नहीं करना था हमने, और वो 3 सालों के अंदर अगर हम वो करें, अभी वो 200 अरब की मकरूज हो गई है। तो ये देखना होगा कि ये क्यों हुआ। वो मैं जब उधर था तो ये मैं को टीस मार खान नहीं था, मैंने एक टीम रखी, मैंने अल्लाह से डरता रहा, मैंने कहा अभी मेरे ऊपर खुदा के अलावा और किसी का कंट्रोल नहीं है, नदारों में आप बिल्कुल बादशाह होते हैं। मैंने अपने दफ्तर को मस्जिद डिक्लेयर किया
और मैंने कहा कि अल्लाह के करम से कभी किसी को ना आराम खाने देंगे ना खुद आराम खाएंगे, और खुदा गवाह है और वहाँ के लोग गवाह हैं स्टील मिल के। आप देखिए ये अदारे चल सकते हैं। POF के अंदर भी इसी तरह मैं 5.5 साल रहा और मैंने कई दफ़ा बताया, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ की माल रोड, वहाँ के अंदर लोगों के काम, अंदर से हाउस कीपिंग और फिर प्रोडक्टिविटी, सारे ये कारगिल की जंग हुई थी, हमने ढेर लगा दिए थे असले के। जब कौम की ये पुकार हो कि असला चाहिए, तो वो आपका जो सोल्जर ही नहीं, आपका सिविलियन मुजाहिद भी जो है, आप लोग भी जो है बखुदा अपने जान का नजराना पेश करने के लिए। हमारे POF में मैं एक सर्विंग जनरल था, बाकी सारा 29,000 लोग सिविलियन इंजीनियर्स थे। आप देखें सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेटलर्जिस्ट, और वो फोरमैन, चार्जमैन, सीनियर मिस्त्री, जूनियर मिस्त्री, इतना काम करते थे कि मैं हैरान हो जाता था। और उनसे मैं जब बात करता था तो मैं ये समझता था कि मैं फौजी दरबार में बैठा हूँ। इतने डिसिप्लिन भी थे और उन्होंने काम किया। तो मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ मैंने बड़ा तीर मारा, मैंने अपना हक अदा किया जिसके लिए मुझे पे होते थे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, इसके अदारे अजीम है, इसके बच्चे और लोग और जवान और हमारी बेटियां अजीम है, वो सारा काम कर सकती हैं। इनको हमें आगे लेके जाना है। और ये जो अभी हमारे मुआशी बदहाली में मैंने कहा गर्दिशी कर्जे हैं, फिर हुकूमत में चलने वाली ये PIA, स्टील मिल, इनके अदारों की नाकस कारकर्दगी है। और इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? एक मजबूत कौमी हुकूमत जो कोई जिसको चलने का मौका दिया जाए, 5 साल रहे और अल्लाह करे अच्छी कारकर्दगी के रहे, फिर 10 साल रहे और फिर और अच्छी कारकर्दगी करे तो 15 साल रहे। हुकूमत में आना जाना लगा रहता है, मुल्क का फायदा होगा। तो महातीर मोहम्मद आप देखिए कि कितने अशरे वो प्राइम मिनिस्टर मुल्क के चलते रहे और होता रहा। और इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें अदलिया का भी एहतराम करना है, हमें अदारों का भी एहतराम करना है, और हमें अपनी पार्लियामेंट का और सियासतदानों का भी एहतराम करना है। सियासी अखाड़े के अंदर हर बंदा करप्ट नहीं है, जैसे हर बंदा पारसा नहीं है बाकी अदारों के अंदर भी। तो सियासी लोगों में भी बड़े बड़े, और मैं खुद एक पार्लियामेंटेरियन रहा, 6 साल पार्लियामेंट में, सेनेट में देखा, बड़े बड़े लायक और अच्छे लोग हैं। इस हाउस को पाक करने के लिए हम सबको मिल के कोशिश करनी है। मैं आपको दावत भी देता हूँ कि 13 तारीख को शालीमार होटल में जो हम सेमिनार करेंगे, यूथ के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसमें भी मीडिया को लोग आ सकते हैं और वो वहाँ आए। तो एक दफ़ा फिर मैं आपका मशकूर हूँ कि आपका मैंने टाइम लिया, और मैं अपने साथियों का मशकूर हूँ कि ये यहाँ आए। अभी आपके कुछ आंदे क्वेश्चन है तो ज़रूर मैं एक क्वेश्चन इधर से ले फिर आप जी जी आप थोड़े पीछे बताएं। जैसे अभी आपने फरमाया और मगर साहब ने भी कहा, निशानदेही की कि सोशल मीडिया पर आदत राजा और उस तरह के लोग जो उनसे पूछा जाए। अभी ये आदल राजा का आपने जिक्र किया है, ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल था, जनरल सेक्रेटरी था। जब एक पार्टी को उठा के ऊपर लेके जा रहे थे तो ये उसके अंदर ये कलीदी रोल अदा कर रहा था। और जब हट के तो अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि जी आप अपने तौर पे सियासी निज़ाम को चलाएं, हमें मुलवस न करें, तो फिर फौजी क़यादत के खिलाफ हमलावर शुरू हो गए। ये बदनसीबी है हमारी कि आप मुल्क का, फौज का, अपने मुल्क का निमक खा के फिर हम उसी के ऊपर वो करें, ये अच्छी बात नहीं है। उनका इंशाल्लाह सदबाब होगा। आप कुछ कहें। आप भी चुके सेनेट में रहे हैं तो यकीनन आपका तजुर्बा बड़ा करीब से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को देखने का काम हुआ, रूल से भी आगा होंगे। कल जो एक वाकया पेश आया था सेनेट में, एक करारदाद पेश की गई, जबकि यहाँ पर सेनेटर फरतुल्लाह बाबर से हमारी बात कहते 11-12 लोग मौजूद थे और उसकी मौजूदगी में जो है ये आनंद फानन जो है निकाली गई ऑफिस से और उसके बाद पास करा दी। आप क्या समझते हैं कि ये आईनी तरीका था, गैर कानूनी था, कोरम पूरा नहीं था, क्या कहते हैं आप? देखिए वहाँ जितने मेंबर्स बैठे होते हैं ना, अगर उनकी मेजॉरिटी किसी भी करारदाद को यस कर दे तो करारदाद मंजूर तो हो जाती है, नंबर 1। लेकिन कोरम पूरा होना चाहिए। अगर कोरम पूरा नहीं है तो कोई बंदा इंडिकेट नहीं करता तो वो चेयरमैन उसको बर्खास्त नहीं करता। तो कोरम तो पूरा नहीं था, 12-14 बंदों से तो कोरम पूरा नहीं होता। तो चेयरमैन सेनेट ऊपर बैठे थे, किसी ने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया। वहाँ तहरीक इंसाफ के भी लोग थे, पीपल पार्टी के भी लोग थे, उन्होंने नहीं किया।
लेकिन जब उन्होंने करारदाद का भी किसी को नहीं पता था, तो वो करारदाद निकाल के मंजूरी, तो उस पर PMLN का वो लड़का खड़ा, जी वो खड़ा हुआ, तो उसने उसकी मुखालफत की। हाउएवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होती। ये सिर्फ एक इखलाकी तौर पे एक बात होता है कि हाउस ऑफ फेडरेशन में एक करारदाद मंजूर हुई है जिसने ये कहा है कि इलेक्शन मुलतवी करने चाहिए। हमारी पार्टी का स्टांस यही है कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए हमेशा। और मैंने तो कल भी ट्वीट किया है, शायद आप में कुछ लोगों ने देखा हो, जिसमें मैंने कहा कि अगर हम ये कहते हैं ना कि मुल्क में दहशतगर्दी है, मुआशी बेचैनी है, बहुत से मुश्किलात हैं, फॉरेन पॉलिसी के हैं, तो इसलिए हमें इल्तवा करना चाहिए। दरअसल यही वो रीज़न है जिनकी वजह से इल्तवा नहीं बल्कि जल्दी इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि जब तक एक मजबूत गवर्नमेंट इन पावर नहीं होती, जो अथॉरिटी उनके पास होती है, तो वो फिर जोड़ तोड़ सफारती भी पॉलिटिकल भी करके मुल्क को आगे चलाती है। तो ये एक अच्छे उसमें नहीं हुआ सेनेट के अंदर, ऐसे बुलडोज नहीं करना है। नहीं, मैंने बताया ना कि ये जो एक्स सर्विलेंस सोसाइटी है ये एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इसके चूंकि 35-40 लाख मेंबर हैं, उनको ये अलाउड है वो जिसको मर्जी है वोट दे। नंबर 2, उनमें से कोई कंटेस्ट भी बहुत से कर रहे हैं, बहुत सी जगह के ऊपर लोग कर रहे हैं, बट इन देयर ओन कैपेसिटी, डिफरेंट पार्टी से अपने टिकट लेके वो कर रहे हैं, वो जी अपने इनफरादी हैसियत में वो कर रहे हैं। और इससे पहले भी बड़े एक्स सर्विसमैन आप देखें, जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे, जनरल मजीद मलिक थे, बहुत से लोग वो आते हैं और आना भी चाहिए। मैं कहता हूँ रिटायर्ड आर्मी के लोगों को भी पार्टियों को चाहिए कि टिकट दे के उनको इंडक्ट करें, ताकि आपका ये जो सिविल मिलिट्री की एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बेटर हो सके। आप अगर अलग एक फासले पे रहेंगे तो ना वो आपको समझेंगे ना आप उनको समझेंगे। आप ये देखें कि 44 प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के, उनमें से गालबन 32 ऐसे थे जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं और वो उन ओहदों तक चले गए। तो हमारे यहाँ ये एक हकारत नहीं होनी चाहिए कि खाकी को नहीं पसंद और खाकी को ये पॉलिटिशियन जो हैं वो ब्लडी हैं और गंदे हैं, ये दोनों चीज़ें ख़राब हैं। हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पॉलिटिक्स ना की होती तो पाकिस्तान न बनता। अल्लामा इकबाल पॉलिटिकल मूवमेंट को ना सहारा देते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था। इसलिए ये सारे पाकीज़ा प्रोफेशन है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह चलाते हैं। सर आपकी नज़र क्या कहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगी? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हो जाएंगे, होने भी चाहिए। मुल्क के मफाद में यही है कि हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस कंटिन्यू रहे, पार्टियां आती जाती रही हैं। और मैंने कल भी एक टीवी चैनल गालबन एयरवाई पे मैं कह रहा था कि ये जो भी हुकूमत में आएगा उसके लिए बेड ऑफ रोजेज नहीं होगा मुल्क को चलाना। तो ये आप देख लें कि ये दिल जिगरे का काम है कि इतनी मुश्किलात में आप आगे आए। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि हमारे पीछे लोग फिरें कि आप आए, ये जिम्मेदारी लें और आप सोच के कहें कि अच्छा मैं ये ले सकता हूँ या नहीं, मेरे अंदर इतनी सकत है या नहीं है। लेकिन हम तो पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हमें ही बनाओ, मेरे से अच्छा बंदा कोई नहीं है। इस तरह नहीं चलता। सर एक तरफ मुल्क में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ NCOC ने जिनसे कोविड-19 के हवाले से जो अलर्ट जारी किया है और इस हवाले से तमाम तर एयरपोर्ट्स पर भी स्कैनिंग का सिलसिला शुरू किया है, परवाज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ये कोरोना जी कोविड का जो है ना, इसकी भी म्यूटेशन होती है बहुत सारी, म्यूटेटेड बहुत से ऐसे आ रहे हैं, तो एहतियात करनी ज़रूरी है। हुकूमत इस पे कंसर्न्ड है। पहले भी जो कोविड का हुआ था तो उस वक्त की जो हुकूमत ने मेजर्स लिए थे, आर्मी ने सेंटर बनाया था, वो बड़े मौसर थे और कोशिश ये हुई थी कि नुकसान कम से कम हो और हम बचे रहे, अल्लाह का करम है। तो अभी भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये इधर कुछ क्वेश्चन। दो सवाल हैं, आपने कश्मीर के मुद्दे की बात की, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त तक कश्मीर का मुद्दा अभी मुद्दा है या उसको जो अभी 2019 5 अगस्त के बाद से वो तो मंजर-ए-आम से गायब हो चुका है, हम किस हैसियत में हम उसके ऊपर बात कर मोदी की। दूसरा सवाल सर साथ में ये लिख लीजिएगा कि आपने कहा कि जमहूरियत अगर मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। पिछले 75 से 76 सालों में जमहूरियत मजबूत न होने की बड़ी वजह क्या समझते हैं क्या? देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो कश्मीर की आपने बात की है, मोदी की अपने आइन के अंदर ये अमेंडमेंट करने से मसला कश्मीर की रियलिटी ख़त्म नहीं होती। एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन, वो अपने सारे आइन को ऊपर नीचे भी कर दे
तो वो जो हक राय दही का उनका हक है और जो तस्लीम शुदा यूनाइटेड नेशन में, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। कश्मीर का मसला है आज भी, और ये उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक कि उनको हक खुद इरादियत का वो जो हक है वो नहीं अदा किया जा सकता। दूसरा, आप जो कहते हैं कि जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, दुखते बात यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान जब 1947 में बना तो 1950 में इंडिया का आइन बन गया। हमारा आइन जो है वो 8 साल के बाद जाके कहीं 9 साल के बाद 56 में बनाया। ये जो गैप था इसकी वजह से, और सेकंड जो रीजन था वो ये था कि मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना में थी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद, और वो खुद भी कहते रहे मेरी जेब में कोटे सिक्के हैं, बहुत से ऐसे लोग, सियासी लोग, वो कदावर नहीं थे जो आगे चला सकते। तो फिर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की इंटेलिजेंस की वजह से हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वो टूटता रहा, जिसकी वजह से हम इस हाल में पहुंचे हैं। अल्लाह ताला करेगा हमने सबक सीखे हैं, अभी आइंदा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम आगे इंशाल्लाह चलाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इसी का खत्म हो गया। हाँ जी, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच।